आज की मुलाकात इस श्रृंखला में आज हम आधार से संबंधित जो सीएससी के द्वारा हमारे यूसीएल बीएलई के द्वारा जो यूसीएल बीएलई है हमारे आधार संशोधन में कार्य करते हैं, उससे संबंधित सर्विस सीएससी के माध्यम से दी जाती है, उस पर चर्चा करेंगे। आधार प्रोसेस में पिछले कुछ एक समय से यूआईडीआई द्वारा, यूआईडीआई अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कुछ एक चेंजेस किए गए, जिसमें कि मेजर चेंजेस कुछ एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस को लेकर किया गया है जो एनरोलमेंट हम लोग करते हैं, और साथ में आधार सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में भी यूआईडीआई के द्वारा चेंजेस किए गए। आधार सर्टिफिकेशन में अगर हम बात करें तो यूआईडीआई ने एक नया एसओपी जारी हुआ, जिसके अंतर्गत ये कहा है कि जितने भी ऑपरेटर्स जो कि एनएसईआरटी का एग्जाम करते थे, अब तक जो नॉर्मल प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली ऑपरेटर्स चाहे वो चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए एनरोलमेंट अपना एग्जाम देने जा रहे हो या फिर सुपरवाइजर या ऑपरेटर जो भी एग्जाम के लिए एनएसईआरटी के माध्यम से वो अप्लाई करते थे, डायरेक्टली अपना जो एनएसईआरटी की वेबसाइट है उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर करते थे, और रजिस्टर करने के बाद में एज पर द स्लॉट जो भी स्लॉट उनको मिलता था और उस पर अपना एग्जामिनेशन जो भी उनका सेंटर नियर बाई, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट उनके होम डिस्ट्रिक्ट में है या फिर नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट रहते थे वहाँ जाके अपना एग्जाम वो कर पाते थे। लेकिन यूआईडी ने अभी इसमें कुछ एक चेंजेस किए हैं, तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चेंजेस हैं यूआईडीए की तरफ से हुए हैं, कोई ऐसा इसमें नहीं है कि पर्टिकुलर किसी रजिस्ट्रार विशेष या फिर किसी एजेंसी विशेष के लिए ये चेंजेस यूआईडीए ने किए हैं। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सभी बीएलई भाइयों को जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, इसमें कुछ एक कैटेगरी टाइमलाइन बनाई गई है कि कौन ऑपरेटर या सुपरवाइजर कब एग्जाम अपना पास किए हुए थे और अब किसको जरूरत होगी किस टाइमलाइन का। स्लाइड वाइज देखा जाए तो अभी फिलहाल में 1 मई 2023 तक जितने भी ऑपरेटर्स जो कि जनवरी 2011 1 जनवरी 2011 से पहले जिसने भी चाहे वो सीपी का एग्जाम किया हो या एनएसईआरटी का एग्जाम पास आउट थे, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से अपने आप को सर्टिफाइड करना है। एनएसईआरटी की वेबसाइट पे जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करें और री अप्लाई करें एग्जाम के लिए। एग्जाम दोबारा जब वो कर लेंगे तभी वो आगे काम कर पाएंगे। 1 जनवरी 2011 तक के जितने भी ऑपरेटर्स जो कि इससे पहले एग्जाम पास किए हुए हैं, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 मई 2023 तक अपने आप को दोबारा से पास करना है जो एग्जाम एनएसईआरटी कराता है। दूसरा सिलेक्ट बनाया है 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2013। इस बीच मतलब अगर हम देखें ओवरऑल तो 31 दिसंबर 2013 तक के जो पास आउट ऑपरेटर्स हैं, इससे पहले जिसने भी एग्जाम पास किया है, तो उन सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से 1 अगस्त 2023 तक एग्जाम देना होगा। अगर वो एग्जाम नहीं देते हैं तो वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो अभी आप यूसीएल पे काम कर रहे हो या फिर किसी भी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को ये जो टाइमलाइन दी गई है बियॉन्ड द टाइमलाइन उनको अपने आप को दोबारा से एग्जाम पास करना है, उस एग्जाम में दोबारा रीअपियर होना है। तीसरा, जो ऑपरेटर्स 31 दिसंबर 2016 से पहले एग्जाम पास किए हुए हैं, तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 नवंबर 2023 तक की टाइमलाइन दी गई है। सेम 31 दिसंबर 2019 तक जिन लोगों ने एग्जाम पास किया होगा तो उनको 1 फरवरी 2024 तक अपने आप को दोबारा से एग्जाम पास करना होगा। लास्ट जो टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2022 तक के जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को 1 मई 2024 तक अपने आप को दोबारा से एग्जाम करना है। तो ओवरऑल हम अगर इसको समझें तो ये प्रक्रिया के तहत तो आगे आने वाले 1 साल के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबको दोबारा से एनएसईआरटी के एग्जाम में रीअपियर होना अनिवार्य है। अगर वो जो ये टाइमलाइन दी गई है, जिस तरह से स्लैब बनाया गया है कि 2011 तक के जो ऑपरेटर्स हैं उनको तो अभी मई 2023 तक ही एग्जाम देना है, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो आगे कंटिन्यू काम नहीं कर पाएंगे। चाहे वो नया अपना आधार सेंटर के बारे में सोच रहे हो या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग यूसीएल या फिर किसी भी एजेंसी के साथ जो काम कर रहे हैं, ऐसे सभी ऑपरेटर्स को दोबारा से आगे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सभी ऑपरेटर्स के लिए ये जानकारी जो हम आपके साथ में साझा करना चाह रहे थे, उसका पर्पज यही था कि सभी ऑपरेटर्स अपने आप को
क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क कंजेशन की वजह से अभी हुआ। तो ये सबसे पहले जो मैंने आज के सेशन में आपको बताने की कोशिश की कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो दोबारा से इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को री एग्जाम कर लें, अपना जो NSERT का सर्टिफिकेट है उसको पास कर लें वो। अन्यथा उनको फिर आने वाले समय में आधार की जो सर्विसेज वो दे रहे हैं, चाहे वो UCL चला रहे हैं या हमारे ESK ऑपरेटर्स हैं, किसी भी संस्था के साथ एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। ये जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की आगे आने वाले समय में 3 साल कर दी गई है। 3 साल के अंदर एक बार दोबारा से आपको फिर एग्जाम अपना NSERT जो कराता है उसके माध्यम से रीअपियर होना होगा और एग्जाम करना होगा आपको अपना पास। सभी ऑपरेटर से अनुरोध है कि जो हमारे UCL पे काम कर रहे हैं, ESK पे काम कर रहे हैं, अपना अपना जो सर्टिफिकेट उन्होंने पास किया हुआ है उस सर्टिफिकेट पे डेट रहती है कि उन्होंने एग्जाम अपना पास कब किया था, तो अपने सर्टिफिकेट पे जो एग्जाम की पास आउट डेट है उसको चेक कर लें और उस पर जो डेट पड़ी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को दोबारा से एग्जाम में रीअपियर कर लें, जो भी टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज उनका जो काम है वो बाधित हो सकता है, उन्हें काम करने में समस्या आ सकती है। दूसरा, आज का जो हम सेशन करने यहाँ पे आज की मुलाकात में जो चर्चा कर रहे हैं, हमने पिछले भी सेशन में अपने UID के द्वारा कुछ एक चेंजेस किए गए, चाहे वो एनरोलमेंट फॉर्म की बात करें या फिर डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो अभी अपडेटेड लिस्ट है उसके बारे में हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी। तो हमें आगे अपना जो काम कर रहे हैं, अपडेटेड जो लिस्ट 26 जनवरी 2023 को UIDAI की द्वारा जारी की गई थी और सेम लिस्ट वो UIDAI की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, सभी ऑपरेटर्स चेक कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो POI है, POA है, POR है या फिर POP होते हैं, बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट लिस्टेड हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को का प्रयोग करें, अन्यथा आपके जो पैकेट है वो रिजेक्ट हो सकते हैं और रिजेक्शन के ब्याह पे एज पर क्लॉज जो भी UIDAI की नॉर्म्स हैं आपकी ID सस्पेंड हो सकती है और जो भी पेनल्टी क्लॉज भी बना हुआ है तो वो पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। तो सभी ऑपरेटर से अनुरोध है कि अपडेटेड लिस्ट आप उसको अपने सेंटर पे लगा लीजिए और सेंटर पे लगाने के साथ ही उस अपडेटेड लिस्ट के अनुसार ही काम करिए। उस लिस्ट को दिन में आप 2-3 बार अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें, फिर काम करें। उस लिस्ट में कुछ एक डॉक्यूमेंट कंडीशनली दिए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट रहती है उसमें आपको दिख रहा होगा कि वो टिक किया हुआ है लेकिन साथ में स्टार लगा हुआ है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिस पे भी स्टार लगा हुआ है, ऐसे डॉक्यूमेंट को लेते समय आपको विशेष ध्यान देना है। ये स्टार का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत है उसको यूज करने से पहले। जिस तरह से डॉक्यूमेंट की बात की मैंने आपसे कि डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से देख के करने हैं, साथ में एनरोलमेंट फॉर्म UIDAI के द्वारा एनरोलमेंट फॉर्म भी जो है वो एज ग्रुप वाइज शेयर किए गए हैं। हम अपने UCL VLEs की बात करें तो UCL पे जो हमारे VLEs काम करते हैं उनके लिए केवल वैसे 3 तरह की जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो शेयर किए गए हैं एज ग्रुप वाइज। एक 0 to 5 ईयर्स के लिए है और उसके बाद में 5 to 18 ईयर्स के लिए और अबव 18 ईयर्स के लिए है। एक लिस्ट जारी की गई है तो वो उसमें 0 to 5 वाला जो हमारे VLEs भाई है, अगर बात करें उनकी तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे जितने भी UCL सेंटर्स हैं सभी ऑनलाइन क्लाइंट पे काम करते हैं और जिनके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो रखा होता है उन्हीं का आप करेक्शन कर पाते हैं। तो हमारे VLE भाई के लिए 2 फॉर्म है वो एप्लीकेबल रहेंगे। एक तो आपको कुछ एक केसेस मिलेंगे जिसमें कि आप 5 to 18 ईयर्स जो भी रेजिडेंट आते हैं उनका संशोधन करते हैं, और दूसरा आपको जो मोस्टली रेजिडेंट फेस करने होंगे वो एबव 18 ईयर्स वाले होंगे। तो आप लोग जो एनरोलमेंट फॉर्म रेजिडेंट आ रहे हैं उनका एज ग्रुप चेक कर लीजिए कि किस एज में वो लाई करते हैं। अगर उनका एज 17 ईयर्स है तो आप जो 5 to 18 ईयर्स वाला डॉक्यूमेंट का जो फॉर्म है एनरोलमेंट फॉर्म है उसको भरें, और अबव 18 ईयर्स है तो अबव 18 ईयर्स वाले एनरोलमेंट फॉर्म को आप फिल करें। एनरोलमेंट फॉर्म आपको बिल्कुल गलत यूज नहीं करना है।
ध्यान देने वाली जो चीज़ थी मैंने आपको पॉइंट आउट की थी कि उनको आप जब एनरोलमेंट करते हैं किसी भी रेजिडेंट का तो विशेष ध्यान दें। सेम चीज़ मैं आपको फिर से दोबारा से दोहराना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ एक जो डॉक्यूमेंट्स रेजिडेंट लेके आते हैं तो उसमें हमको जो ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं मेजर ध्यान देने वाली उस पर मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं रेजिडेंट उनमें कुछ एक डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनका वैलिडिटी होता है, टाइम पीरियड जो है वो वैलिडिटी, जैसे कि पासपोर्ट है या फिर जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी अगर आप यूज कर रहे हो। अब वैसे तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो यूआईडीआई द्वारा दिया हुआ था हम पहले नेम करेक्शन या किसी और पर्पज से भी यूज कर लेते थे, लेकिन अब पीओआई में उसको यूज नहीं करना है हमें। मेजरली जो है उसको हमें पीओआई ए के रूप में यूज करना है। एड्रेस प्रूफ में वो यूज होगा और उस डॉक्यूमेंट की भी एक वैलिडिटी होती है 3 महीने तक ही, क्योंकि उसमें कॉर्नर पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डेट का कॉलम रहता है, उस डेट पे डेट जरूर भरी हुई होनी चाहिए और 3 महीने तक ही वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट वैलिड माना जाता है। इसके अलावा वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी का भी 3 महीने पुराना ही वो चलता है। इससे ज़्यादा पुराना वो बिल या फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट है वो कंसीडर नहीं किए जाते। रेंट एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट जो बनते हैं तो उसका भी जो टाइम पीरियड रहता है वो एक्सपायरी पीरियड से पहले का ही बना हुआ होना चाहिए। एचओए बेस्ड कुछ एक हम लोग एनरोलमेंट करते हैं। एचओए बेस्ड में अगर हम बात करें करेक्शन की बात करें तो एड्रेस करेक्शन में ज़्यादातर ये यूज होता है। इसके अलावा न्यू एनरोलमेंट में जो बच्चे होते हैं उनके साथ में इस चीज़ को यूज किया जाता है। करेक्शन में चूंकि हमारे यूसीएल पे जो बीएलई भाई है वो केवल अपडेट का काम करते हैं, तो करेक्शन में थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। अपडेट हम कैसे करते हैं, एचओएफ बेस्ड जो एनरोलमेंट होगा उसमें एचओएफ में एक डिक्लेरेशन है जो कि हेड ऑफ द फैमिली डिक्लेरेशन अपने अकॉर्डिंग भरता है और डिटेल भरी जाती है। उसमें वो डिक्लेयर करता है कि मेरा जो भी फैमिली मेम्बर है उसके साथ में उसका क्या रिलेशन है। तो एक तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि पीओआर यूज होगा और साथ में फिर जो एचओएफ बेस्ड वो रेजिडेंट का एड्रेस अपडेट जो कराने जा रहा है, उसके घर में जो भी उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है या फिर भाई बहन जो भी हैं, वो उसके साथ में रिलेशन शो करने वाला एक डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे लगाना होता है हम लोग को। और साथ में एक डिक्लेरेशन जो हेड ऑफ द फैमिली है वो देता है एड्रेस बन के, और जो एड्रेस उसके आधार में रहता है एज पर आधार जो एड्रेस है उसका वो उसको डिक्लेयर देते करते हुए अपने आधार में जो एड्रेस है उसको मेंशन जो डिक्लेरेशन है उसमें करेगा। ये इस तरह से एक एचओएफ का जो डॉक्यूमेंट है ये यूज किया जाता है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेबल एज पीओआर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेस अपडेट, ये जो है यूज किया जाता है एचओएफ में। इसमें इमीडिएट फैमिली मेंबर जो कि फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, इस तरह से वो डिक्लेयर करता है और उसके आधार में जो एड्रेस है उसके बिहाफ पे जो उसके घर में और लोग हैं उनके एड्रेस अपडेट किया जा सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी संख्या में यूज किया जा सकता है। हो सकता है हमारे पीएच भाई भी इसको यूज नहीं करते हो, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली ये हैं। एक तो आधार में जो नाम है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, साथ में जो एड्रेस वो दे रहा है वो एड्रेस वही भरेगा डिक्लेरेशन में जो कि एड्रेस उसके आधार में है। ऐसा नहीं कि आधार में एड्रेस कुछ और है और उसने डिक्लेरेशन भरते समय कुछ और एड्रेस दे दिया और वो डिक्लेरेशन जो है उसके पीओआर के रूप में वहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो हेड ऑफ द फैमिली करेगा और वो अपने जो फैमिली मेंबर हैं इमीडिएट उसके फैमिली मेंबर उनका यहाँ पे रिलेशन जो भी उसके साथ में रिलेशन है उसको डिक्लेयर करेगा। आधार नंबर वो अपना डालेगा कि मेरा ये आधार है। इस डॉक्यूमेंट की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के साथ में कोई और डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा गया है कि अगर इन केस वो गलत डिक्लेरेशन देता है कि ये मेरे साथ में इनका ये रिलेशन है और गलत डिक्लेरेशन के साथ में उसका एड्रेस करेक्शन कराने की कोशिश करेगा तो एड्रेस जो है करेक्ट नहीं हो पाएगा, अपडेट नहीं हो पाएगा। साथ में उसका आधार जो भी वो डिक्लेयर कर रहा है वो भी डिसेबल हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुली इस डॉक्यूमेंट को यूज करना होता है। अगर उसके साथ में रियल में वो रिलेशन है तभी इस डॉक्यूमेंट को यूज करें और उसका एड्रेस अपडेट करें। इसके अलावा एक्सेप्शन केसेस होते हैं कुछ एक, जैसे कि नेम चेंज। नेम चेंज के लिए हमने पिछली बार ही बताया था कि अगर किसी के नाम में कुछ माइनर सी मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, सरनेम ऐड कराना है, तो ये नॉर्मल अपडेट के थ्रू हो सकता है। लेकिन अगर किसी की फर्स्ट नेम में या आइडेंटिटी जो उसका नाम है फुल नेम चेंज होना है तो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन कराना होता है। गजट नोटिफिकेशन के लिए एक डिफरेंट प्रक्रिया है, उसके लिए वो किसी भी वकील, आप उसको सजेस्ट करिए किसी वकील से, जानकार वकील से मिले और वकील से मिलने के बाद में
वो वकील उसको पूरी तरीके से सारी जो प्रोसेस है गजट नोटिफिकेशन की वो बताएंगे। इसके लिए जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें भी वो पब्लिश कराना होता है, और पब्लिश कराने के साथ ही समय समय पे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी की जाती है। उस गजट में उसका नाम लिस्टेड होगा, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना होता है। और बिफोर जो भी वो नाम, जो पुराना नाम था उस समय उसके जो भी POI आइडेंटिटी प्रूफ रहे होंगे वो भी उसके साथ में वो लगता है। इसके अलावा DOB एक्सेप्शन केस, अगर किसी की लिमिट क्रॉस हो गई है, जो DOB चेंज करने के जो चांसेस होते हैं वो उसको क्रॉस कर चुका है, तो उस केस में भी जो नॉर्मल एनरोलमेंट है उसके थ्रू नहीं होता है, उसके लिए भी एक्सेप्शन केस माना जाएगा। और इस केस में एक डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन रेजिडेंट को देनी होती है कि वो क्यों कराना चाह रहा है, तो उससे संबंधित एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है। साथ में इस तरह के केसेस में केवल DOB करेक्शन के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। जन्म प्रमाण पत्र के साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन दोनों साथ एक साथ PDF बना के अपना जो हमारा एनरोलमेंट क्लाइंट है उस पर अपलोड होता है, और सेम इस PDF का एक सिंगल PDF और साथ में जो एनरोलमेंट स्लिप है, ये 3 चीज़ें हम ये lakhnou.special@uidi.net.in जो हमारे लखनऊ RO की मेल ID है उस पर मेल करना होता है। और मेल करने के पश्चात चूँकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये मेल जो जाते हैं UID के पास में, RO को जो मेल जाते हैं उसको मैनुअल वो चेक करते हैं, रीड आउट करने के बाद में जो मेल के पास पहुँचे हैं और जो एनरोलमेंट हुआ है क्लाइंट से जो भी डिटेल्स सर्वर पे पहुँची होती है उसको मैच करने के बाद में उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं। ये नहीं भाई जो है बातचीत करते हैं कि सर हमने जो बताया था प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग किया, लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट हो गया। तो इसमें मुझे आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी ये देनी है, हम पहले ही बता चुके हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू नहीं हुआ है। तो ये एनरोलमेंट क्लाइंट के थ्रू आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर रिजेक्ट हो गया, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है, वो रिजेक्ट होगा। लेकिन जो आपने मेल किया है उस मेल को पढ़ने के बाद में जो लिस्ट आपने अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो चूज किया था और उसमें जो डॉक्यूमेंट अपडेट किए अपलोड किए थे उसको मैच करने के बाद में उसके द्वारा UID के द्वारा इसकी QC कर दी जाती है, और वो डेट ऑफ बर्थ जो भी करेक्शन उसने कराया है वो किया जा सकता है। तो ये कुछ एक एक्सेप्शन केसेस हैं जिसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होता है विशेष तौर पे एनरोलमेंट करते समय। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस में आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिन से डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे थे हम लोग, तो एक बड़ा चैलेंज था हम लोग के साथ में कि ये नहीं पता लग पा रहा था कि किस रेजिडेंट के डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं और किसके नहीं करने हैं। तो इसके लिए भी अभी क्लाइंट में जब से ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आप लोगों ने देखी है कि नई डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट भी में भी कुछ चेंजेस हो गए हैं। जो आप लोग ड्रॉप डाउन में डॉक्यूमेंट की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो चूज करते हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है, तो उसमें भी चेंजेस हुए हैं। साथ में जो क्लाइंट जिन BLEs के जो ऑपरेटर हमारे काम कर रहे हैं ASK पे या फिर ये अपना UCL पे, तो उनका क्लाइंट का वर्जन अगर अपडेट हो गया है तो उसमें भी आप जब भी किसी का ऑनलाइन अपडेट के लिए ट्राई कर रहे होगे तो उससे पहले आधार नंबर डालने की एक पॉपअप विंडो आ रही है, और उसमें आप जब भी आधार नंबर डालोगे तो तुरंत ही आपको वो शो करेगा सर्वर से चेक करने के बाद में कि जो रेजिडेंट है उसके डॉक्यूमेंट अपडेट करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर जिनके आधार में जिन्होंने आधार बनवाया था पहले, कभी पुराना आधार हो चुका है और उसके बाद में कभी भी अपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराए हैं, तो ऐसे सभी रेजिडेंट्स के लिए एक मैसेज आप आधार नंबर जब उसका डालोगे तो वो वहाँ से डिटेल फेच करने के बाद में ये शो करता है द आधार नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। तो चीज़ हम लोग चेक नहीं कर पा रहे थे कि रेजिडेंट का जो आधार है वो बने हुए कितना पुराना हो गया और किसके डॉक्यूमेंट अपडेट होने हैं। तो सभी ऑपरेटर्स से अनुरोध है कि इस पॉपअप को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ें और ऐसे सभी रेजिडेंट्स जिनके भी आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए जो मैसेज आ रहा है उनको सजेस्ट करें कि वो POI और POA अपने आधार में अपडेट करा लें। ठीक है, अभी बहुत सारे आपके पास में रेजिडेंट्स ऐसे आते हैं जिनके केवल मोबाइल नंबर लिंक करने होते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर लिंक करना है तो आप चूंकि मोबाइल नंबर या फिर मेल ID के लिए किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, तो नॉर्मली जो रेजिडेंट है वो आपके पास में आते हैं और अपना आधार दिखा के अपना एनरोलमेंट फॉर्म भर के
मोबाइल नंबर अपडेट करा लेते हैं। तो ऐसे सभी रेजिडेंट को आपको जरूर सजेस्ट करना है, जो कि मोबाइल नंबर प्रक्रिया में डेमोग्राफिक में कोई भी वैसे चेंजेस नहीं होते हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस है वो ऐसे सभी आधार धारकों के लिए है जिन्होंने पहले कभी अपना आधार बनवाया था और उसके बाद में कभी भी अपने आधार में डेमोग्राफिक अपडेट नहीं कराया, उनका नाम पता इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं कराया है, ठीक है। तो उनको जरूरत है, अगर उन्होंने नाम पता अपना कुछ भी चेंज कराया है, डेमोग्राफिक में कोई भी चेंजेस कराया होगा, तो इट मींस उनके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी होगी और उनके डॉक्यूमेंट अपडेटेड अपलोड हुए होंगे, ठीक है। तो सबसे अनुरोध है कि प्लीज जो भी मोबाइल नंबर केवल लिंक कराने आते हैं आधार में और उनका आधार नंबर डाल के पहले आप चेक कर रहे होंगे और ये मैसेज अगर आ रहा है तो इस मैसेज को इग्नोर नहीं करना है। रेजिडेंट को सजेस्ट करना है कि आपका आधार बने हुए काफी समय हो गया है और आपका आधार यूआईडीआई के अनुसार उसमें उसको थोड़ा सा बताइए कि क्यों जरूरत है इसकी। यूआईडीआई जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है कि सभी रेजिडेंट इन्होंने पहले कभी आधार बनवाया और उन्होंने बाद में कोई भी अपना डेमोग्राफिक अपडेट नहीं कराया है, ठीक है, तो डेमोग्राफिक अपडेट करा लें, इट मींस उनके डॉक्यूमेंट अपडेटेड होंगे, ठीक है। तो ऐसे सभी आधार धारकों को अथॉरिटी के द्वारा जो आधार यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आईडी एड्रेस प्रूफ अपडेट कराने के लिए सजेस्ट किया गया है, अनुरोध किया गया है, ठीक है। तो वो आप अपना कोई भी